हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग झारखंड सहायक आचार्य के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स को भी ये पढ़ना है और कॉमर्स को भी ये पढ़ना है, तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको 3 सब्जेक्ट चुनने को दिया गया है। एक अकाउंटेंसी, एक बिजनेस स्टडी और तीसरा इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप चुने हैं तो हम लोग एमसीक्यू का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं सहायक आचार्य के लिए। और आपको जानकारी दे दें कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ही अभी नोट्स अवेलेबल कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का ही क्लास चल रहा था। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि टीजीटी कॉमर्स और टीजीटी इकोनॉमिक्स का क्लास अभी स्टार्ट है, चल रहा है। अगर आप सब में से कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करना होगा और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वहाँ से भी स्टोर में जाके आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और मेरे लाइव क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। क्या क्या कंटेंट मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में मिलेगी जो कि बाकी जगह पे नहीं है, अवेलेबल है, उस चीज़ को समझिए। बाकी जगह पे बोल तो दिया जाता है बहुत कुछ, बट मिलता कुछ नहीं है, तो ये आपके साथ धोखा हो जाता है। जबकि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में जो आपको प्रॉमिस किया गया वो आपको मिलेगा। लाइव क्लास होगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो सारा मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हर टॉपिक का पीडीएफ नोट्स। थोड़ा समय लग सकता है, बट क्योंकि सिलेबस बार बार नया कर देता है तो हम लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी ये जो आपका देख रहे हैं कंटेंट, ये पूरा एमसीक्यू जो है वो लगभग 700-800 एमसीक्यू है। तो सारा का सारा जो एमसीक्यू वो आपके पास मिलेगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। कहीं इसमें ये नहीं कि बाकी का कंटेंट डाल दिया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप उसको तैयारी करते हैं तो फायदा होगा। इसका आंसर भी दिया हुआ है, आंसर भी हम लोग कर दिए हैं, ताकि आपके पास अगर ये पीडीएफ जाए तो आप खुद भी इसको पढ़ सकें। और हम लोग भी आंसर करवाएंगे। एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो लगातार चलेगा। सारा वीडियो तो हम यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, कुछ वीडियो यूट्यूब के ऊपर रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन बाकी क्लासेस के लिए आप मेरे एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं, तभी आपको क्लास का फायदा मिलेगा। क्योंकि बाकी क्लासेस मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा जो मेरे यहाँ कोर्सेज परचेज किए हुए हैं। तो पहले लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो है, पीडीएफ नोट्स है। एमसीक्यू नोट्स हम लोग अलग से देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नोट्स, जो ये हम लोग कंप्लीट कर लिया। अभी एमसीक्यू नोट्स हमारा बन चुका है, साथ ही साथ हम लोग टेस्ट भी देते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू है तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू को भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो एडिशनल काम है, लेकिन इतना कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा, लगातार आपका क्लास चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जेटेट सहायक आचार्य के लिए, जिसका अभी एग्जाम डेट फरवरी में संभावित कर दिया गया है। और इसमें वैसे लोग भी जुड़ सकते हैं जो कि सीटेट पास हैं या अदर स्टेट से, झारखंड के अगर निवासी हैं और अदर स्टेट से अगर वो किसी भी तरह का टेट एग्जाम पास है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हाईकोर्ट का डिसीजन आया है और फिर से फॉर्म भरने का डेट निकलेगा भी। तो जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं या अदर स्टेट से वहाँ का टेट क्वालिफाई है, लेकिन वो झारखंड के रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब झारखंड का नागरिक होना चाहिए। उसके लिए अनिवार्यता ये है कि जब भी झारखंड सरकार 3 साल के अंदर टेट लेगी तो उसे उस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके पास करना ही होगा। अगर उस समय वो पास नहीं करते तो फिर उनका जॉब दिक्कत करेगा, उनकी नौकरी में दिक्कत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबका देखिए ये पूरा क्वेश्चन डाला हुआ है, सबसे लास्ट में इसका आंसर डाला हुआ है। सबसे लास्ट में अगर आप चले जाएं तो इसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपके पास रहेगा। सबसे लास्ट में देखिए आंसर यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं, 1 से लेके 39 तक का 39 क्वेश्चन है हम लोगों के पास फर्स्ट टॉपिक के अंदर। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग और सब कुछ बताते हैं आपको कि क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले बोल रहा है, निम्न में से किस आधार पर या किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। इस दुनिया में इकोनॉमिक समस्या क्यों आती है, आर्थिक समस्या आती क्यों है, किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आता है, ये पूछ रहा है। क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने का, तो आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने का। पहला बोलता है अनलिमिटेड वांट्स के कारण आता है, लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण आता है, बोथ के कारण आता है, और नन ऑफ द एबव के कारण आता है। तो इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं आ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्या जो क्रिएट होती है, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, पहला कारण यह है कि असीमित आवश्यकता है, और दूसरा कारण है कि उसको पूरा करने का जो साधन है वो सीमित है। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को इस लिमिटेड रिसोर्सेस से कैसे पूरा करते हैं, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस से आप कैसे पूरा करते हैं, यही इकोनॉमिक्स बताता है। तो यहाँ पे आपको ए और बी दोनों लेना है, क्योंकि आर्थिक समस्या का जड़ यही है। आर्थिक समस्या का जड़ यही है कि लोगों की इच्छाएं अनंत है। जिस दिन इच्छा मार देगा ना लोग, तब पैसे की समस्या आएगी नहीं। जिस दिन इच्छा मार देगा लोग, इच्छा अनंत जो है उसको
लिमिट कर दीजिए। लिमिटेड अगर डिजायर आपके पास होगा तो आपका पैसा जो है ये घटेगा नहीं। लिमिटेड डिजायर है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिजायर अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हमारे पास डिजायर अगर अनलिमिटेड, सोचिए हमारी इच्छाएं, हम लोग क्यों अपने आप को गरीब समझते हैं? गरीब समझने के पीछे क्या कारण? हम लोगों को हमेशा लगता है कि मेरे पास पैसे का दिक्कत है, पैसे का दिक्कत है। क्यों हम ऐसा समझते हैं? पैसे का दिक्कत हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी इच्छा बहुत ज़्यादा है। एक पूरा होता है तो दूसरी इच्छा आ जाती, दूसरी पूरा होती तीसरी इच्छा आ जाती। तो इच्छाएं अनंत है और उसको पूरा करने का साधन क्या है? सीमित है। और इस सीमित साधन में अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति आप कैसे करेंगे, यही बताता है इकोनॉमिक्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है आर्थिक समस्याओं का, जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया था। इसको कौन सा दिए, कौन प्रोफेसर दिए थे? प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी। तो ये प्रोफेसर रॉबिन्स लेडी हैं, उनके द्वारा दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है, प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा। आगे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन स्टेटमेंट है जो सही है, आपको सही लगता है कौन सा स्टेटमेंट? सबसे पहले बोलता है ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनाइट, लोगों की आवश्यकताएं अनंत है। बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं क्या? अनंत है। एक आवश्यकता पूरा होता है दूसरा। जैसे शुरू में आवश्यकता था कि काश मेरे यहाँ भी साइकिल होता, साइकिल खरीद लिया तो फिर सोचने लगा मोटरसाइकिल होता, मोटरसाइकिल खरीद लिया तो बोलता कार होता, कार खरीद लिया तो बोलता अब इससे बढ़िया वाला कार होता, फिर बोलेगा अब मर्सिडीज होता। भाई इच्छाएं मरती नहीं है, इच्छाएं अनंत है, तो ये सही है। रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये भी सही है। उसको पूरा करने का जो साधन है वो क्या है? सीमित है, इसलिए तो समस्या आती है। अगर अगर हमारी इच्छा खूब है कि हमको मर्सिडीज कार खरीदना, खूब पैसा है, खरीद लेंगे, फिर समस्या कहाँ आ रही है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब इच्छाएं अनंत है, अनलिमिटेड डिजायर है और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, साधन सीमित है, तब ना समस्या आती है। तब हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है कि यार किसको खरीदे, इसको खरीदे या नहीं खरीदे। हम लोग पास चॉइस कहाँ से आ गया? ये जो चॉइस वर्ड है ये हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के पास आता है। क्यों आता है चॉइस? क्योंकि ये समस्या है लोगों के पास। हमें बहुत डिजायर है, बहुत कुछ लेना है, हमको लग रहा है 4 शर्ट पसंद आया, शर्ट खरीदने के चारों शर्ट पसंद आ गया, लेकिन अपने पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो वो चारों शर्ट हम खरीद नहीं सकते। अगर हमारे पास खूब सारा पैसा होता, खूब सारा रिसोर्सेस होता, खूब सारे पैसे होते, तो हमको, मेरे साथ ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता ही नहीं, आर्थिक समस्या आता ही नहीं, जाता और चारों खरीद लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी हम कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन जितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हमारे डिजायर ज़्यादा हैं और उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो मीन्स होना चाहिए, जो रिसोर्सेस होना चाहिए, वो हमारे पास लिमिटेड है। इसीलिए हमारे पास आ जाता है चॉइस प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चुनो भैया कि इसमें से किसको लेना है। अब 4 पसंद है, 4 में से कौन एक लेना है वो चुनो। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है किसके कारण? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण, है ना। तो ये भी सही है। बोलता है स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस। देखो अभी बता रहे थे, जहां स्कार्सिटी आया, कमी आया आपके पास, जहां शॉर्टेज आया, मतलब अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो शॉर्टेज जो है, तो स्कार्सिटी क्या करता है? ये जन्म देता है किसको? चॉइस को। फिर हम चुनने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसमें से ये सबसे बढ़िया है। तो चॉइस का प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है? जब स्कार्सिटी होता है। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी होती है। और कमी कब होता है? जब हमारा अनलिमिटेड वांट्स होता है और उसको पूरा करने का जो मीन्स है, जो साधन है, जिसको पैसा बोलते हैं, वो लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, उसके सामने ही एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं स्कार्सिटी। और जहाँ स्कार्सिटी होगा वहाँ पे एक चीज जन्म ले लेगा, उसको बोलते हैं चॉइस। फिर हम चुनने लगते हैं, ना ना ना, ये बहुत ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। कॉन्सेप्ट समझ गए बेसिकली। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी? इसमें से कौन है जो इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था की मेन समस्या है। और ये सारी समस्या किसके कारण आ रही? फिर बता रहे, ये सारी समस्या आ रही है इसी के कारण। इसको बोलते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के कारण ये सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है। स्कार्सिटी मतलब कमी। कमी कब होगा? जब मेरा अनलिमिटेड वांट्स होगा, इच्छाएं बहुत सारी है और उसको पूरा करने का साधन कम है। तो भाई कम साधन में ज्यादा आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो कम साधन में ज्यादा आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? चॉइस का, चुनने का, कि इसको ले या ना ले, इसको करे या ना करे, इसको करे या ना करे। तो अगर प्रॉब्लम आता है चॉइस का, तो ऐसी स्थिति में ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहला, साधनों का आवंटन कैसे करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करेंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें से केंद्रीय समस्या कौन है? बोलते हैं केंद्रीय समस्या कौन सी है? साधनों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीनों का तीनों अगर देखें तो केंद्रीय समस्या। वैसे केंद्रीय समस्या इसमें से ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको केंद्रीय समस्या में लिखा जाता था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीन आप लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़े होंगे।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या तीन है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये तीन आर्थिक समस्याएं हैं। वही तीनों को यहाँ पे दूसरे तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ है। अब देखो अर्थ बोलता है कि टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। आपको मैं बता दूं कि ये जो हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ना, ये आपके टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए और सहायक आचार्य में टेट के लिए, टेट जो सहायक आचार्य का है उसके लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट ए हम लोग चल रहे हैं, और यूनिट बाय यूनिट चलेगा ना, तो उसमें से यूनिट 1 चल रहा है। अगर आप उसका सिलेबस देखेंगे तो ये मैच करेगा ना। बोलता है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या, किस तरह की समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो किस तरह का प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ क्या है, चॉइस, और कुछ नहीं। भैया पैसे का जहाँ समस्या है वहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से चुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नीड्स हैं, हमको ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, 4 चीज खरीदना है, पैसा एक ही चीज खरीदने का है, तो हम चॉइस करेंगे कि इसको खरीदे, ये जरूरी मेरे लिए, या ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन चीज है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। साधन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर या रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का प्रमुख विशेषता क्या है, तो बोलता है कि यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। मानव की जितनी आवश्यकता होती हो उससे उसकी तुलना में रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये सही बात है। इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ये भी इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, यानी इनका दूसरा प्रयोग किया जा सकता है। और तो पहला वाला ही ठीक है, प्रमुख विशेषता अगर देखा जाए तो यही है, फर्स्ट वाला। हालांकि वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है, ठीक बोल सकते हैं। तो इसका बी सी मार दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। इसका क्या मानना है, सी मार दीजिए, ज़्यादा बेटर है, कि वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है, नहीं पैसे का आप दूसरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं ना, तो इसका सी मार देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। वैसे अगर बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा में फर्स्ट वाला है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, अभी बता चुके हैं। उत्पादन किसके लिए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए, इसका मतलब उपरोक्त तो सभी होगा। 3 समस्या है, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। ये तीनों केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम है, और ये तीनों समस्याएं एक ही चीज क्रिएट करती है, वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चुनने की समस्या क्रिएट करती है कि आप कैसे चुनेंगे, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट करने का काम इसका है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है सेंट्रल प्रॉब्लम से, आर्थिक समस्या से। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। कौन सी ऐसी इकोनॉमी, देखिए दुनिया में 3 तरह की इकोनॉमी है, मैं समझा दूं थोड़ा सा। जब दुनिया आजाद हुआ ना 1947 में, उससे पहले की बात तो हम लोग करते नहीं है। भारत आजाद हुआ, दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग समय में आजाद हुए। भारत 1947 में आजाद हुआ, तो उसी तरह से दुनिया के सारे देश है ना, आगे पीछे 1-2 साल आगे पीछे करके आजाद हो गए। तो जब दुनिया में आजाद हो गए सब लोग, उससे पहले 1947 से पहले ही दुनिया एक सिस्टम को फॉलो कर रही थी अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसे की व्यवस्था। आखिर हमारे यहाँ पैसा कैसे रन करेगा, किस तरह से हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, उसी को अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थ की व्यवस्था करना, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है कि आपका जो आसपास का मॉनेटरी सिस्टम है, आपका जो आसपास का इकोनॉमिक पावर है, वो कैसे चलेगा। तो उसके लिए दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था डेवलप की गई, 3 तरह का सिस्टम डेवलप किया गया। और पहला सिस्टम देखिए ये था कैपिटलिस्ट सिस्टम। पहला सिस्टम डेवलप किया गया दुनिया में कि अगर देश को चलाना है, ग्रो करना है, तो आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे बोलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये सिस्टम क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके देश में सारे प्रोडक्शन के फैक्टर पर जो पावर होगा, अधिकार होगा, वो केवल एक प्राइवेट व्यक्ति का होगा। इसका मतलब है ऐसी इकोनॉमी को आप प्राइवेट इकोनॉमी बोल सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ प्राइवेट रहेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था में सब कुछ क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा, सब कुछ प्राइवेट, खाली सरकार का कुछ क्षेत्र छोड़ के बाकी सब हॉस्पिटल, स्कूल सब प्राइवेट होगा। यानी यहाँ पे जो देश इस व्यवस्था को मानते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था में हर कुछ प्राइवेटाइजेशन के दौर पर चलता है। प्रोडक्शन के सारे फैक्टर, लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, सब पर एक किसी प्राइवेट पर्सन का अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, पूंजीपति का अधिकार होगा, इसलिए उसको पूंजीवादी बोलते हैं। जिसके पास पैसा होगा इस देश में वही राज करेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश में अमेरिका आता है। अमेरिका ऐसी अर्थव्यवस्था वाला, और बहुत सारे देश इस ऐसी अर्थव्यवस्था को अप्लाई कर चुके हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिसके पास पैसा है वो ग्रो करेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसी का के ऊपर पास प्रोडक्शन का सारा फैक्टर, जो मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, लैंड, सब पर उसका पावर होगा, वही देश चला सकता है।
देखिएगा देश के राजनीति में भी यही लोग का रोल हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे अमेरिका में कि जिसके पास पैसा है राष्ट्रपति बन जाता है, धाक से बन जाता है पैसा जमा के। हालांकि वहाँ भी डेमोक्रेसी है बट उस तरह का डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट होगा, प्राइवेट इकोनॉमी बोलते हैं इसको, मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे बोलता है सब कुछ सरकारी, सब कुछ क्या है सरकारी, सब कुछ सरकार का, प्राइवेट कुछ भी नहीं, सब कुछ क्या है गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट कुछ होगा ही नहीं। अगर आप चीन की बात करें तो चीन पहले इसी इकोनॉमी में था, अभी भी है। रूस इसी इकोनॉमी में है, नॉर्थ कोरिया इसी इकोनॉमी में है। यहाँ पे सब सरकार का होता है, कुछ भी प्राइवेट नहीं, आपका कुछ है ही नहीं, सब सरकार का। अब बताइए जो ये दोनों लड़ाई चलता है ना, वर्ल्ड वार जो हुआ था, आप वर्ल्ड वार का कारण अगर सही से देखें तो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वार में। बिजनेस, बिजनेस के कारण युद्ध हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था को मानने वाले देश अमेरिका के साथ चले गए। वो लोग ये मानते हैं कि जो लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अप्लाई करता है वो देश सबसे बढ़िया है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मानने वाले देश सबसे अच्छे हैं, क्योंकि सब ग्रो कर रहे हैं, सब डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। और रूस का मानना है कि नहीं, सोशलिस्ट जो है व्यवस्था को पालन करने वाले देश राज करेंगे। अब दोनों सुपर पावर बनना चाहता था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले देश सुपर पावर बनना चाहते हैं, उसमें सबसे मेन लीडर अमेरिका है। ये लोग तो बाकी पिटा रहा था, अमेरिका बच रहा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलता है कि नहीं, ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले लोग हैं ये सोचते थे कि दुनिया पर हम राज करेंगे, और दोनों राज करने के चक्कर में आपस में उलझ गया। अब भारत से पूछा गया किधर जाओगे भैया, कैपिटलिस्ट में या सोशलिस्ट में, तो भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था को चुना जिसमें बोलता है नहीं हम दोनों में से किसी में नहीं जाएंगे। वैसे भी नेहरू जी गुट निरपेक्ष में रहते हैं, नन अलाइंड मूवमेंट में रहते हैं कि हम किसी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, हम अलग रहेंगे। तो नेहरू जी ने क्या डिसाइड किया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था रखेंगे। मिश्रित मतलब हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट का भी फीचर्स मिलेगा और हमारे यहाँ सोशलिस्ट का भी फीचर्स मिलेगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलेगी। आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी मिलेगा और समाजवादी भी अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और पब्लिक सेक्टर भी रहेगा। वही आप पूछ रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों रहेगा, तो मिक्स इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक भी रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। यानी यहाँ हमारे पास सरकार की भी जमीनें हैं, प्राइवेट भी जमीनें हैं, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी फैक्ट्रियां भी है, प्राइवेट फैक्ट्रियां भी है, सरकारी बस भी चलती है तो प्राइवेट बस भी चलती है। सब कुछ मिक्स्ड है हमारे यहाँ। हाँ, कुछ सेक्टर ऐसा है जहाँ पे प्योरली सरकार का, जैसे रेलवे अभी सरकार का है, तब तो मेट्रो प्राइवेट हो गया। तो कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्योरली गवर्नमेंट है। तो याद रखना इसको। तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में जीते हैं, हमारे यहाँ दोनों फीचर्स मिलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी फीचर्स मिलता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर्स मिलता है ना। अब देखिए लिखा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, अभी बता चुके हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी मतलब समझ रहे हैं, सब कुछ सरकार का, सोशल वेलफेयर के लिए। देखिए ये व्यवस्था ठीक है, अगर सब कुछ सरकार करके दे देती है जनता के लिए तो इससे बढ़िया क्या होगा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हो गया तो लूटा जाएगा लोग। मान लीजिए सब सरकारी कर रही है, सब कुछ सरकार का है, तो अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। खाने का व्यवस्था सरकार कर, सब कुछ सरकार करके दे रही है, तो ऐसा ठीक स्थिति है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो बोलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट और मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो जो सोशल समाजवादी अर्थव्यवस्था उसका मेन पर्पस होता है कि हमको पब्लिक वेलफेयर ज्यादा करना है, जन कल्याणकारी ज्यादा काम करना है। ठीक है, बताइए सरकारी अस्पताल क्या कर रहा है, जन कल्याणकारी कार्य ही तो कर रहा है। तो बोलता है कि अधिकतम लोक कल्याण का कार्य करना ही पब्लिक सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो फीचर्स होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर्स होता है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम को फाइनल करना, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम को करना। जैसे हमारे देश में अगर देखें सरकारी हॉस्पिटल क्या कर रहा है, सरकारी स्कूल क्या कर रहा है, लोग जन कल्याणकारी ही कार्य कर रहा है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है, कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। सब जानते हैं भैया प्राइस के आधार पर, मार्केट इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, प्राइस के आधार पर डिसीजन लिया जाता है मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बोलते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे डिसीजन जो है किसके आधार पर लिया जाता है, कीमत तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर लिया जाता है। वहां पे सब कुछ प्राइस मैकेनिज्म है, जो मार्केट में प्राइस तय होगा उसके आधार। आगे लिखा है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसे गिरता है। तो जब पीपीसी हम लोग बनाते थे तो पीपीसी ऐसे बनता था, तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, ढाल गिरता है किधर से, अगर हम सही से देखें तो बाएं से दाएं की तरफ गिरता है। तो बाएं से दाएं की तरफ, नीचे, ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तो हाँ ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे स्ट्रेट नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे, अगर ऐसे ऐसे हो जाएगा फिर, है ना, तो ये होगा नहीं।
और दाएं से बाएं नहीं, ऐसे तो नहीं जाता है, नीचे से ऊपर भी नहीं जाता है, तो फर्स्ट वाला ही होगा बाएं से दाएं की तरफ। बाएं से दाएं इसलिए क्योंकि थोड़ा टेढ़ा जाता है ना, स्ट्रेट नहीं आता है। स्ट्रेट अगर आता तो ये वाला कंडीशन भी हो जाता है ऊपर से नीचे, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आएगा, थोड़ा कर्व बनता है पीपीसी। कहीं कोई दिक्कत है? तो 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब आगे के क्लासेस में इसके आगे का क्वेश्चन चलेगा और वो लाइव सेशन में आपको मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर भी। और कुछ क्लासेस अभी भी यूट्यूब पे हम डालेंगे हर सब्जेक्ट का, जैसे अभी इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू करवा दिए, फिर अकाउंट्स का तुरंत ही जाएगा, और फिर बीएसटी का जाएगा। जो जो आपके टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक का एमसीक्यू जाएगा। तो अगर आप अपने अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिट कर रहा है, आपके लिए बेनिफिशियरी है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और खुद भी देखिए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि लगातार एमसीक्यू का क्लासेस केवल ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत लोग कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन कर चुके होंगे ऑनलाइन में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको एमसीक्यू का क्लास बहुत ही मिनिमम फी में मिल जाएगा। थैंक यू।